नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बहस के इस खास शो में आपका स्वागत है। सरहद पर अचानक पाकिस्तान ने जंग जैसे हालात क्यों पैदा कर दिए हैं? बॉर्डर पर खून खराबा और समंदर में खूनी साजिश के तार क्या आपस में जुड़े हुए हैं? क्यों अचानक भारत से खुली दुश्मनी पर उतर आया पाकिस्तान? आज इन्हीं सवालों पर सरहद आर पार में होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। खास खबरों के प्रस्तुत करता है एमडीएच, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। एमडीएच मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। और सह प्रायोजक, अब स्कार्स नहीं स्टार दिखेगा, नो स्कार्स क्रीम। सीमा तक पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। उत्तर कश्मीर के तंगधार में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के 2 जवान शहीद। जम्मू के कठुआ में एक महिला बनी निशाना। भारत ने दिया करारा जवाब। पाकिस्तानी नाव ब्लास्ट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पूछा वोट में आतंकी थे या कोई और। गृह मंत्रालय 10 दिन के अंदर जांच कर बताए सच क्या है। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा लोकतंत्र में आलोचना जरूरी, आलोचना न होने पर रुक जाता है विकास, लेकिन आजकल आलोचना के नाम पर सिर्फ लगते हैं आरोप। और भारत रत्न के बहाने मायावती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा सरकार ने किया दलितों के साथ भेदभाव, कांशीराम और ज्योतिबा फुले को सम्मान क्यों नहीं। पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान किया तो भारत को उम्मीद बंधी थी कि शायद पाकिस्तान अब सुधर जाएगा, लेकिन नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों पर फिर उतर आया। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तान की फौज लगातार गोलाबारी कर रही है और तोहमत भारत पर मढ़ रही है। उधर पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकी भी भारत में घुसपैठ के लिए बेसब्र हुए जा रहे हैं। अरब सागर में गुजरात के करीब पाकिस्तान की फिशिंग बोट में हुआ ब्लास्ट किसी बड़ी खूनी साजिश का नतीजा माना जा रहा है और हमेशा की तरह पाकिस्तान इससे भी इनकार कर रहा है। सरहद आर पार में आज इंडिया न्यूज और लाहौर से दिन न्यूज के बीच इसी मुद्दे पर बड़ी बहस होगी कि बॉर्डर पर खून खराबा और समंदर में खूनी साजिश आखिर क्यों? क्या अब भारत के साथ खुली दुश्मनी पर उतर आया है पाकिस्तान? जम्मू कश्मीर में सांबा और कठुआ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर खूनी खेल शुरू हो गया है। सीज फायर उल्लंघन का जो दौर 31 दिसंबर की रात शुरू हुआ था, अब उसकी जद में आम नागरिक आ गए हैं। शुक्रवार की पूरी रात हुई गोलाबारी में सांबा सेक्टर में एक महिला मारी गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हीरानगर सांबा का ज्यादातर इलाका जो है बीती रात पाकिस्तान की फायरिंग का शिकार हुआ है। बीएसएफ ने भी हालांकि हैवी रिटेलिएट किया है, जिसमें पाकिस्तान के पिछले 4 दिनों में जो फायरिंग है उसमें पाकिस्तान के 5 रेंजरों के मारे जाने की भी खबर है। फायरिंग कब से हो रही थी और कितनी फायरिंग हुई? 9 बजे पूरा रात भर होता रहा। तो कितनी फायरिंग हुई? काफी प्यारा हुआ है। बड़े बड़े। आप मुझे बताएं कितना डर लग रहा था आपको जब फायरिंग हो रही थी? काफी डर लग रहा था, रात को बहुत आवाजें आ रही थी, गोले गिर रहे थे, बहुत डर लग रहा था। देखिए, अक्रॉस दी बॉर्डर कल से फायरिंग हो रही है और रात को फायरिंग होती रही। सुबह थोड़ी देर फायरिंग जो है बंद हुई और अभी भी इंटरमिटेंटली जो फायरिंग हो रही है, जिसमें हमारे 1 कैजुअल्टी हो गई है और 3 सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। सरहद पर अचानक पाकिस्तानी रेंजर्स ने जो खूनी खेल शुरू किया वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। बार बार इसके बावजूद जबकि हम अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से दोस्ती के लिए, क्यों सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने सरहद पर जंग जैसे हालात पैदा करने की तोहमत भारत पर जड़ दी है, जबकि सच्चाई ये है कि सीज फायर उल्लंघन की शुरुआत पाकिस्तान ने की। भारत ने तो सिर्फ उसे मुंह तोड़ जवाब ही दिया है। पाकिस्तान अपने स्टेट एक्टर्स यानी रेंजर्स के जरिए जिस वक्त बॉर्डर पर बारूदी गोले दाग रहा था, ऐन उसी दौरान समंदर में एक पाकिस्तानी जहाज के जरिए बड़ी खूनी साजिश रची जा रही थी,
जिसे भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने नाकाम कर दिया। पूरी रात की बात है, ये नए वर्ष जब शुरू हुआ था 31 और 1 के रात के बीच की बात है। तो जो दिखाई दिए 4-5 तो दिखाई, 4 लोग जो है पॉजिटिवली दिखाई दिए थे। कोई एक्टिविटी गलत ना हो तो कोई रीजन नहीं था उनको भागने का, उन्होंने खुद ही आग लगा दी। तो इसका मतलब है कि कोई जरूर कोई सीरियस बात थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। ऐसी ही साजिश 26 नवंबर 2008 को भी रची गई थी, जिसे बाद में पाकिस्तान ने अपने नॉन स्टेट एक्टर्स की करतूत बताकर पल्ला झाड़ लिया था। इस बार तो पाकिस्तान साफ तौर पर मुकर ही गया है कि उसके मुल्क का कोई जहाज आधी रात को भारत की समुद्री सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। अब बड़ा सवाल ये है कि एक साथ सरहद पर तनाव और समंदर में साजिश रचने के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है? पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में पाकिस्तानी सेना फिर से लोकतंत्र पर हावी नजर आ रही है। पाकिस्तानी फौज जब भी अंदरूनी मोर्चे पर घिरती है तब वो भारत से दुश्मनी बढ़ाने के बहाने ढूंढ लेती है। तो क्या इस बार भी वही नापाक खेल शुरू हो गया है? पेशावर में आर्मी स्कूल पर आतंकी हमले के बाद भारत ने हमदर्दी दिखाई थी और तब लगा था कि शायद 2015 में भारत और पाकिस्तान के बीच नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अचानक एक साथ पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने सभी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को सक्रिय कर दिया है। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तानी आतंकी भारत में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की फिराक में हैं। माना जा रहा है कि सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग भी आतंकियों की घुसपैठ कराने के इरादे से ही हो रही है। अब ये सवाल ज्यादा गंभीर हो गया है कि क्या अब भारत से खुली दुश्मनी पर उतर आया है पाकिस्तान? जम्मू में अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या अब पाकिस्तान खुली दुश्मनी पर उतर आया है हिंदुस्तान के साथ? यही सवाल मौजू है आज और यही सवाल हम सभी के मन में है। यही इस बहस का मुद्दा भी होगा। हमारे साथ पाकिस्तान से पीजे मीर, दिन न्यूज के पीजे मीर जुड़ चुके हैं। मीर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन आपसे कराना चाहूंगी। आवाज नहीं आ रही, आवाज का देखना। चले हम आपको शीतल अपने पैनल से इंट्रोड्यूस कराते हैं। और सबसे पहले मैं कहूंगा वेलकम टू पाकिस्तान। यहाँ काफी फॉग है, मिस्ट है, ठंड है, एंड आई एम श्योर यू फेसिंग द सेम थिंग। मेरे साथ है फॉर्मर एम्बेसडर of Pakistan to the United States, diplomat and a political commentator बेगम सैयदा आबिदा हुसैन, और उनके साथ है इरफान कैसर शेख जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ लाहौर में, एंड ऑफ कोर्स इफ्तिखार अहमद साहब जो कि हमारे पॉलिटिकल कमेंटेटर, डिबेटर एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द लीडिंग एंकर्स ऑफ पाकिस्तान इन द पॉलिटिकल फील्ड। ठीक है मीर साहब, हमने आपके पैनल को जान लिया। आपसे अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ईएन राम मोहन, ये रिटायर्ड डीजी हैं बीएसएफ के। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, पूर्व विदेश सचिव भारत के शशांक इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। और हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर, पूर्व राजनयिक राजदूत शीलकांत शर्मा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ये हमारा पैनल है और मोटे तौर पर हम सभी के दिमाग में, इस देश के, इस मुल्क के दिमाग में यही सवाल इस वक्त है कि आखिर पाकिस्तान क्या चाहता है? आप क्या चाहते हैं? नीचे गुजरात में आपकी बोट आती है और जब हमारी कोस्ट गार्ड उसका पीछा करती है तो वो अपने आप को उड़ा लेती है। ये कहा जा रहा था कि उसमें एक्सप्लोजिव्स थे। ऊपर एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का वायलेशन। हमें ऐसा लग रहा था कि पेशावर में जो दर्दनाक वाकया पेश आया उसके बाद आपकी फौज आतंक के साथ, दहशत गर्दों के साथ जंग लड़ेगी, लेकिन उसने तो अपना रुख एक बार फिर इस तरफ मोड़ लिया। अच्छा शीतल, ये जो आपने अभी एक पॉइंट रेज किया है, ये जो आपने अभी पॉइंट रेज किया है, इसके कई जवाब हैं। एक तो नंबर वन, ये जो अगर आप इसको रिवर्स कर ले, यही जवाब यहां से भी सवाल यहां से भी उठते हैं।
आज आप अगर आप देखें, आपने अपनी रिपोर्ट में भी चलाया है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर और तमाम पार्टीज जो बैठी हैं एक पेज के ऊपर, वो क्यों बैठी हैं? दहशतगर्दी को उसका खात्मा करने के लिए बैठी हैं। दहशतगर्दी या हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, एक आम आदमियों से इफेक्ट होता है। आई थिंक हमें इस चीज पे बात करनी चाहिए, रादर कि आप मेरे ऊपर एक डायरेक्ट, मेरे पे क्या, पाकिस्तान पे एक डायरेक्ट आप एक इंसिजन करें और मैं उसकी रिटेलिएशन करूं। नहीं, रिटेलिएशन नहीं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आएंगी, रिटेलिएशन आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। तो आई थिंक वी नीड टू गो ऑन, बस सिर्फ ये कि आखिर ये सीज फायर वायलेशन। गुड, नो रिटेलिएशन, दैट इज व्हाट आई से। I will ask you कि एक कहानी आपको कैसे पता लगी कि वो एक इतने बड़े समुद्र में जाने वाली एक बोट जो थी, उसके अंदर बैठे हुए लोगों के जहन में ये था कि ये बारूद ले जाओ और हिंदुस्तान पे चला दो, और फिर आपको कैसे ये बता दिया गया कि उन्होंने अपने आप को खुद ही ब्लास्ट कर लिया? ये आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? क्या आप शेयर करना पसंद करेंगे? आपका सवाल मैंने सुन लिया। देखिए, ये बिल्कुल इसका बेसिस, इसका आधार वो इंटरसेप्शन है, वो बातचीत है, वो सिग्नल्स हैं जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने पकड़ी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ी, बिल्कुल जैसे 26/11 की तर्ज पर ये होने जा रहा था। आप उन्हें झुटलाएंगे? शेयर करेंगी वो तो हमारा मुल्क करेंगी आप। हम आपको बता रहे हैं, हमारे डीजी आईजी स्तर के लोग बोल रहे हैं। शेयर करेंगी पब्लिकली ना, आपका बताना कोई बताना नहीं। एक मीडिया हाउस से बात करने का मतलब इसकी जांच हो जाए, नहीं होता, इसकी जांच हो जाए। आप संजीदा इल्जाम लगा रहे हैं, इसकी जांच हो जानी चाहिए ना, आप इसे मानते हैं ना? ऐसा ना करें। देखिए शीतल, एक सेकेंड, इस विषय पे लेट्स आस्क, जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, यू गॉट अ वेरी गुड पैनल। I think let's ask your panel on an objective. Bilkul. Yeah, that is what we are trying to say. You see, rules of engagement, open sea में क्या होता है, सभी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को पता है। इस केस के अंदर जो बताया गया है कि इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट हुई, उसको स्विफ्ट की गई और उसका पता जो एजेंसी उसकी जिम्मेदार हैं उनको दी गई। ये घटना न्यू ईयर्स ईव के दिन हुई है, स्वाभाविक है। एक अंदेशा मिलता है कि शायद ये पर्याप्त दिन हो जब हमारी चौकसी शायद कम हो। इंफॉर्मेशन मिली एयरक्राफ्ट के जरिए, शिफ्ट के जरिए उसको फॉलो किया गया, चेज किया गया। चेज में देखा गया कि जो शिप अनआइडेंटिफाइड था उस समय तक, वो भागना शुरू किया। उसके बाद चैलेंज किया गया, उन्होंने भागते रहे, पकड़े गए। जब चैलेंज करते हैं और रिप्लाई नहीं आता है तो कोई भी फौज या सैनिक बल उसके ऊपर वार्निंग शॉट फायर करती है। वही हुआ और पता चला कि घबराहट में या किसी और कारण से, ये हमें नहीं पता, शिप विध्वंस हो गया, आग लग गई। बिल्कुल। अब इस माहौल में जो हम लोग हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो चल रहा है दौर, इस तरह की कोई भी चीज शीतल बहुत ही शुभा देती है। एक सवाल आपसे उठता है, ये जो हमारे शैशन साहब बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या कहानी? एक सवाल उठता है, ये शायद जानते हो, इंटेलिजेंस ऑपरेशन पे एनी कवर्ट ऑपरेशन विल ऑलवेज गिव यू डिसइंफॉर्मेशन, इट नेवर गिव्स यू इंफॉर्मेशन। These are the rules of engagement. Let the gentleman know. इंटरनेशनल एस्पियोनाज या ऐसी कवर्ट एक्टिविटी के अंदर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, नो मैटर कहां से हो। तो आई थिंक वी मस्ट वर्क ऑन दैट, वेदर इट इज यू और वेदर इट इज अस, वी डोंट नो। तो
यहां से हमें बताया जाएगा ये हो गया, आपको वहां से बताया जाएगा ये हो गया। आप सीधा सवाल ये है पीजे मीर साहब, चलिए हम रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की बात परे रखते हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को एक साइड रखते हैं। एक आम आदमी की भाषा में मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या आप ये बता पाएंगे या आपकी सरकार, आप तो नहीं, आप तो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं हमारी तरह, क्या पाकिस्तान ये बताएगा कि उसकी नेवी और कोस्ट गार्ड की बगैर इंफॉर्मेशन के आधी रात में कोई बोट इंडिया की तरफ कैसे रवाना हुई? स्मगलर्स हो सकते हैं, दे कैन बी स्मगलर्स। आपको पता है ये मस्कत, बॉम्बे और कराची के दरमियान जो स्मगलिंग है, ये तो रूट है पूरा, सब ट्रायंगल, इंटरनेशनल नॉन ट्रायंगल है स्मगलिंग की। पता नहीं आपने कैसे उनको इंटरसेप्ट कर लिया, फिर आपने उनको रोका, फिर शायद वो नहीं रुके, और फिर शायद आपने फायर कर दिया, और फिर शायद आपने खत्म कर दिया। यानी कुछ जो चीज आपने देखी आपने खुद ही खत्म कर दी विदाउट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद एनीबॉडी। इंफॉर्मेशन एजेंसीज बिल्कुल पूरी तरह उसमें नाकाम हो गई। यहाँ पे इंटरसेप्ट हमने पकड़े, अगर वो स्मगलर भी थे तो आपकी जो इंफॉर्मेशन एजेंसीज थी, मिलिट्री एजेंसीज थी, वो बिल्कुल नाकाम रही, वो तो पकड़ भी नहीं पाई। इंटरसेप्ट भी हमने पकड़े यहाँ से, अगर वो स्मगलिंग बोट थी तो। क्यों जी, आप बेगम साहबा क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं हमारी एजेंसीज नाकाम रही हैं। लेट आवर एम्बेसडर आंसर दिस। शीतल जी, किस चीज में नाकाम रही? इसकी तो वजाहत वो कर नहीं रहे हैं कि उनकी एजेंसीज किस चीज में नाकाम रही। बकौल उनके कश्ती जो है उसने अपने आप को ब्लो अप किया, तो अगर इनका अंदिया ये था कि कश्ती को रोका जाए तो कश्ती ने अपने आप को ब्लो अप कर दिया, तो कामयाब हो गए। सो अब इनको किस बात पे रिक्रिमिनेशन है, किस बात पे प्रोटेस्ट है? देखिए किस बात पे प्रोटेस्ट है? नहीं है, ये कहते हैं इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल कम होती, लेकिन जो माहौल हम लोगों का पैदा हो रखा है, जो 26/11 बॉम्बे में हो चुका है, तो इस माहौल में जो भी हरकत हो जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो, वो शुभा पैदा करती है। और हम लोगों का काम ये होना चाहिए इस तरह की चीजें न होने पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर में कार्रवाई की है, अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। शासन साहब, if I may just take the liberty of just interrupting you, शासन साहब, देखिए आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, शायद आपको नहीं पता, पूरे पाकिस्तान के अंदर कई लोग ऐसे बैठे हैं। मीर साहब, ये जनरल ब्रजेश है, क्या आप शशांक साहब से बात करना चाह रहे हैं? ब्रजेश, शीतल जी, जनरल साहब, नहीं जी, जनरल साहब से भी, ये सारे पैनल से, बल्कि मैं आपसे आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एज वी स्पीक आपको देखा जा रहा है। एक दूसरा, सारे लोगों ने यहां कहा जी कि ये जो बच्चे मारे गए इसमें रॉ का हिंदुस्तान का हाथ है, और जो सेंसिबल इन पीपल इन पाकिस्तान हैव सेड नो, बिकॉज इफ वी स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग व्हाट यू आर डूइंग, तो वी विल एंड अप नोवेयर। हमें एक रैशनैलिटी पे जाना चाहिए। इरफान, एग्जैक्टली मैं यही बार बार मैं कहना चाह रहा हूं, हर फोरम पे मैं कहता हूं, बजाय कोई हमारे पास कोई एविडेंसेस हो, कोई शवाहिद हो, कोई कंफर्म कोई चीजें हो, हम एक ब्लेम गेम में जाएंगे, इससे मामलात और बिगड़ेंगे और बिगड़ रहे हैं। हमें चाहिए, जिसमें बड़ी अच्छी बात की इफ्तिखार साहब ने, कि हम आपस में जो हम नेबर्स हैं, वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स, दैट वी आर गोइंग टू हैव। हमें ट्रेड पे फोकस करना चाहिए, हमें पीस पे फोकस करना चाहिए। और ये दुनिया में मिसालें अब कहीं नहीं ऐसी कि आपस में हम ब्लेम गेम्स में जा रहे हैं, जिसमें आपने बड़ी अच्छी बात की, जो पेशावर का इंसिडेंट हुआ, अगर हम भी इमीडिएटली कहना शुरू कर दें कि रॉ है और इंडिया है, इससे काम आगे नहीं चलेगा। हमें एक दूसरे के साथ और ज्यादा संपर्क बनाना चाहिए। लेकिन आप इंटरनेशनल, आपकी फौज, आपके रेंजर्स इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी पर जो लगातार धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं, लगातार वहां पे हमारे जवान, पहला बीएसएफ का जवान शहीद हुआ वो हमारी तरफ से हुआ, आपकी तरफ से जो लगातार ये एलओसी और सीजफायर वायलेशन हो रही है, उसके चलते कैसे बातचीत आगे बढ़े? देखें, आपने एक नया सवाल खड़ा किया है। पिछले 6 महीने से
इंटरनेशनल लाइन पे जो हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है, सिर्फ आप और मैं ही नहीं देख रहे, और जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशन ने लगा रखी है उनको भी इल्म है यहाँ पे क्या हो रहा है। और इस पर हमें सोचना चाहिए कि अगर आप इसकी बुनियाद पर बात को आगे ले जाना चाहेंगे तो उसके कितने खतरनाक नतीजे निकलेंगे। मसलन अभी मुझे एक जनरल साहब ने कहा कि उस किश्ती के हवाले से इसलिए ये खौफजदा है कि बॉम्बे का वाकया हो गया, तो मैं भी इसलिए खौफजदा हूं कि जो बच्ची कल मारी गई है सुबह हमारे बॉर्डर के ऊपर, जो बिल्कुल सिविलियन थी, तो मुझे खदशा है कहीं आप वही चीज नहीं हरकत कर रहे जो आप 65 में कर चुके हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, और उसके बाद 71 में कर चुके हैं। तो फिर अगर खदशात पर ही चलना है और एक दूसरे पर एतबार नहीं करना, तो फिर तो बात ऐसे खराब होगी। इसका जवाब इन वाकयात को रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमारा ये सवाल है, प्लीज हम इंटरनेशनल बॉर्डर में जो फिर सुन लीजिएगा, मैं हैरान हूं कि हमें ये कहा गया है कि ये एक फ्लैग मीटिंग स्टार्टेड। सर मुझे फ्लैग मीटिंग तो बताना नहीं हुआ क्या है, हमें ये बताया गया पाकिस्तान। जाने साहब एक सेकंड इसका जवाब भी दीजिएगा मेरे सवाल कैसे का। हमें ये पता लगा है कि एक फ्लैग मीटिंग बुलाई गई और उस फ्लैग मीटिंग की आड़ में 2 नौजवान हमारे जो हैं वो शहीद कर दिए गए। तो ये तो फिर बहुत खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी। यानी जो तयशुदा असूल है आपके हमारे दरमियान, अगर हम उनको भी वायलेट करेंगे तो आई डोंट नो फिर हम जाएंगे कहां। बिल्कुल आप जवाब दें। Can I please speak? I have retired. I was the DG BSF and I know the Jammu border backwards. मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। जम्मू बॉर्डर में 100 दफे अप डाउन किया हूँ जब मैं था वहां पर। अब 2-3 महीने के पहले जब फायरिंग शुरू हुआ जम्मू बॉर्डर में, इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसमें कोई डिस्प्यूट की सवाल नहीं है, बॉर्डर डेलिनेटेड है और फायरिंग होते हैं तो जवान के ऊपर फायरिंग होने से ठीक है, लेकिन फायरिंग उस तरफ से आता है पहला मोटर शेल से। अब मोटर शेल तो पोस्ट के ऊपर थोड़ी गिरेगा, पीछे जाके गांव पर गिरता है, सिविलियन कैजुअलिटीज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस हमको करना ही पड़ता है फायरिंग में, उसमें आपके कैजुअलिटीज होते हैं, कौन सफर होता है, सिविलियंस दोनों साइड का, पाकिस्तान का हमारा भी। किस कारण के लिए ये फायरिंग हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है इस इंटरनेशनल बॉर्डर में। जवाब दें। पहला चीज आप बताइए किसने फायरिंग स्टार्ट किया। ये बिल्कुल सही कहा, ये इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो इसी ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है शीतल, ये जो साहब बैठे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, बहुत अच्छी बात की है। देखिए इसी चीज को हमें आगे बढ़ाना है कि वाई इज इट के वायलेशन या इधर से या उधर से है। हम एक यूनाइटेड नेशंस जो हमारी ऑब्जर्वर फोर्स है, हम दोनों मिलके उस पर क्यों नहीं एतमाद करें। अगर हम गिल्टी हैं वी शुड बी पेनलाइज, आप गिल्टी हैं यू शुड बी पेनलाइज। क्यों बेगम साहब, मीर साहब यूनाइटेड नेशंस इससे इनकार कर चुकी है। मीर साहब मुझे यहाँ पर इंटरजेक्ट करना पड़ेगा, मीर साहब, क्योंकि पिछली दफे जब दिवाली के आसपास जब ये सीज फायर वायलेशन हुई थी तो मैं जम्मू बॉर्डर पर मौजूद थी, मैं वहां से रिपोर्ट कर रही थी, मैं उन गांव में गई थी और उस दौरान भी आपकी तरफ से चिट्ठी यूनाइटेड नेशंस को लिखी गई थी, सेक्रेटरी जनरल को, कि आप भारत सीज फायर वायलेशन कर रहा है, हम नहीं कर रहा है, आप इंटरफेयर करिए, आप ऑब्जर्वर भेजिए। यूनाइटेड नेशंस ने साफ इनकार कर दिया था कि आपका आपसी मसला है, आप खुद सुलझाएं। मैंने खुद वो गांव देखे हैं, मैंने वो घर देखे जिनके लोग मरे हैं, मैं खुद वहां से होके आई हूं, यकीनी तौर पर आप भी गए होंगे। शशांक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर? नहीं, अगर वो सुनने को तैयार हो तो मैं बोलूंगा। ये आवाज इनकी क्यों कटती है जी? देखिए ये जो आप बात कर रही हैं जी, शशांक जी, बात यह है कि अगर हम लोगों ने निर्णय किया है कि 2 तरफा बातचीत से सारे मसलान हल किए जाएंगे, तो हमारे जब नए प्रधानमंत्री ने शपथ लिया, उन्होंने पूरे सार्क के देशों के जो नेता थे सबको बुलाया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैसेज ये चला गया कि जिस प्रकार से सरकार कोalition गवर्नमेंट्स अभी तक चलती रही हैं, तो दोस्ती की बात चलेगी, साथ साथ आतंकवाद भी चलेगा इंडिया के अंदर। तो वो भारत की नई सरकार ने कहा कि देखिए अब ये कोalition गवर्नमेंट नहीं है, हम बातचीत आगे ले जाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, अपना हम भारत को निर्माण करना चाहते हैं, पाकिस्तान का भी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक ये है कि ये आतंकवाद वगैरह सब खत्म किया जाए। वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अभी आपके यहाँ जो पेशावर में
इस समय इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से सारे भारत के सारे स्कूल्स के अंदर इतना इस तरीके से वहां पे उसको मार्क किया गया, बहुत बुरा लगा सबको, भारतीयों को। अब हमें उम्मीद है थोड़ी सी, जो कि उम्मीद कम होती चली जा रही है। उम्मीद ये है कि जिस प्रकार से 2004 में पाकिस्तान के नेताओं ने निर्णय लिया कि आतंकवाद को खत्म करना होगा और भारत से अगर दोस्ती करनी है, आगे बढ़ना है तो बढ़ेंगे, और उससे कश्मीर के लोगों में भी एक नई उम्मीद जगी। उसके बाद में हालात थोड़े से पीछे हटते चले गए और अब ऐसी हालात में पहुंच गए थे। मुझको लगता है कि पेशावर के इंसिडेंट के बाद में शायद पाकिस्तान में नए हालात बनेंगे। हमको कहा बार बार यही जा रहा है कि पाकिस्तान में हालात बन रहे हैं, लेकिन कहां बन रहे हैं ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है हमको कि समुद्री सीमा पे जो है उसके पास में बोट्स आ रही हैं, अपने को वो बम से, विस्फोट से उड़ा रही हैं। दूसरी तरफ जो हमारे सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं, इवन इंटरनेशनल बॉर्डर पे अटैक हो रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो है मसला बहुत जरूरी है कि आप अपने यहाँ जिस प्रकार के जो लोग सरकार की बात को मानने को तैयार नहीं है, आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मेरे ख्याल सब बात मान चुके हैं कि पड़ोसी देशों के साथ में रिश्ते सुधारने हैं। हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आप पूरे तरीके से अपने पूरी संस्थाओं को साथ में लेकर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, और जो गैर संस्थागत लोग हैं वो आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। अभी तक तो नहीं मान रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स जिसको कहते हैं। और कुछ बोलो जी। देखें, हम बिल्कुल दोस्ती चाहते हैं बराबरी की सतह पर, जिस तरह दो सॉवरन स्टेट्स के दरमियान होती है। आपका चाइना के साथ भी तो दोस्ती चल रही है, लेकिन जो इश्यूज है बॉर्डर्स के वो भी चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो अपना उन इश्यूज से वो पीछे हट गए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया हो, ऐसा तो नहीं होगा। और कश्मीर के मामले पे हमारी बिल्कुल वाज़ेह स्टेटेड पोजीशन है, और हिंदुस्तान की भी यही है कि ये एक डिस्प्यूटेड इशू है, जिसका आपका और हमारा शिमला मुआहदे हमारे लिए डिस्प्यूटेड नहीं है, तय हो गया। इससे आगे चले। माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ करेक्ट करूंगी, हमारे लिए डिस्प्यूटेड इशू नहीं है। अभी अभी इलेक्शंस खत्म हुए हैं, गवर्नमेंट बनने जा रही है वहाँ पे। देखिए, चाइना के साथ जो बॉर्डर है, शीतल, चाइना के साथ बॉर्डर में कोई खून खराबा नहीं है। शीतल, आप सही कह रही है। देखें, कोई खून खराबा नहीं है, अपनी तरफ से सही बात कर रही होंगी, लेकिन एक चीज अगर आप एक सेकंड देख लें, आप ये आपके पास की नहीं है, एक आपके मुआहदे की बात है। बिल्कुल सही बात कर रही है, मुआहदे की बात है। ये मुआहदा जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी साहिबा ने किया था, और इसका लास्ट पैराग्राफ में पढ़ लूं प्लीज। ये दोनों ने साइन किए हैं इसके ऊपर। बोथ गवर्नमेंट्स एग्री दैट द रिस्पेक्टिव हेड्स विल मीट अगेन एट अ म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम इन द फ्यूचर। A final settlement of Jammu and Kashmir and the resumption of diplomatic relations will be assumed. Signed Zulfikar Ali Bhutto and Mrs. Indira Gandhi. मुझे बता दें अब आप। ठीक है, इसका जवाब हम एक फॉर्मल डिप्लोमेट से ले लेते हैं। हम एक डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद, शीलकांत जी। इस पे तो हो चुका है, तभी तो हमारे आज एम्बेसडर्स हैं, एक दूसरों के बीच में हमारे डिप्लोमेट्स एक्सचेंज किए हुए हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। और शिमला समझौते के बाद यह भी तय किया गया था कि एक दूसरे के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया जाएगा, तो एक वातावरण बनाया जाएगा, एक एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा जिसमें कि दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये एटमॉस्फेयर जो है ये तब टूटा जब पाकिस्तान की तरफ से 90s के डिकेड में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म शुरू हुआ, और तब से अब तक 25 साल बीत गए हैं। आपके साथ सिर्फ स्टॉक डिनायल आता, जब भी हम कोई बात कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ डिनायल आता है। फिर डिनायल के बाद दूसरा स्टेप आता है, कहते हैं आप प्रूफ दीजिए, फिर आप कहते हैं प्रूफ दे तो आप मानते नहीं हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस आपने बना के रखी है, उस प्रोसेस से भारत का पाकिस्तान के लिए विश्वास टूटा हुआ, भरोसा जो है टूटा हुआ है। और उस भरोसे को बनाने के लिए कम से कम आप कुछ तो माने। आप किसी बात को नहीं मानते, 26/11 को डिनाई करते हैं, 26/11 में पाकिस्तान का रोल था उसको डिनाई करते हैं। अब जो कल परसों हुआ है उसमें आप कहते हैं कि आप हमारा अपना कंक्लूजन है। भाई अगर इतने दिनों से बॉर्डर है, नेवल बॉर्डर है, उसमें बोट आ रही है, अभी तक तो नहीं हुआ, कल ही परसों हुआ ये, तो हमने ऑब्जर्व किया, देखा कि उसका जो पूरा व्यवहार था, जो बिहेवियर था,
वो सस्पिशियस था, इसलिए लोगों ने एक्ट किया, फिर उसने ब्लॉक कर दिया। स्मगलर अगर होते तो स्मगलर ब्लॉक क्यों करेंगे? वो तो जो अरेस्ट होते हैं फिर छूट जाते हैं। तो ये तो बात सस्पिशन बढ़ाने वाली है ही है। तो हम बार बार ये बात कहना चाहते हैं कि अगर आपसी बातचीत होनी है तो कम से कम कुछ तो मिडिल ग्राउंड हो। मैं लेता हूं जी यहां से। ओके, हाँ मिडिल ग्राउंड है कश्मीर को। ओके, लेट आवर एम्बेसडर आंसर। जी बेगम साहब। देखिए जी, जहां तक एक तो बहुत से इश्यूज एकदम से खड़े कर रहे हैं। जहां तक इस कश्ती का वक़्वा है, इसका कश्ती का हमारे पास एविडेंस क्या है? जब वो कहते हैं कि ब्लो अप हो गई, तो हमारे पास एविडेंस क्या है कि वो कश्ती थी भी या नहीं थी? दूसरी बात ये है कि ये मुंबई का वक़्वा जो है, वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट। हम उसको हर वक्त हमारे हिंदुस्तान के हमसाए जो हैं वो उसको रेज करते रहते हैं, रेड फ्लैग के साथ रेज करते रहते हैं। अब एक कश्मीर का जो इशू है, जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ लाहौर में आए थे तो उन्होंने भी जिक्र किया था कि देयर इज अ कश्मीर इशू एंड वी विल सिट एंड हम इसके बारे में गुफ्तगू के जरिए से इस मसले को हल करेंगे। अब इस कश्मीर के इशू को आज आके और आप इन टोटल डिनायल चले जाएं तो वो कोई संजीदगी की बात नहीं है। वी ऑल हैव टू कैरी आ रिस्पेक्टिव बैगेज ऑफ हिस्ट्री विद अस। और आपके वजीर आजम ने आके, वो भी बीजेपी के वजीर आजम थे, और उन्होंने आके और हमारे शाही किले में, लाहौर के शाही किले में जब उनके एजाज में दावत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम तमाम मसाइल हल करेंगे बशमूल कश्मीर के। अब हम बैठे बात करें, कोई ऐसी उलझाव नहीं है जो हल नहीं हो पाता, लेकिन नए नए इल्जाम लगाएं एक दूसरे पे तो उससे तो बात नहीं बढ़ती। ठीक है। अच्छा शीतल, एक सवाल आपको आपके पैनल से है। मीर साहब, मैं यहाँ पर मैडम एम्बेसडर के पॉइंट पर कुछ कहना चाहूंगी। उन्होंने ये कहा कि वी हैव टू मूव बियॉन्ड 26/11। मेरा ये सवाल है कि क्या अगर हम आपसे ये कहें कि पाकिस्तान शुड मूव बियॉन्ड पेशावर, क्या आप कर सकते हैं? क्या इतना बड़ा आतंकी हमला आपके देश में हुआ, मासूम बच्चों ने जान गंवाई, आप उसे भुला सकते हैं? बिल्कुल वैसा ही हादसा हमारे यहाँ हुआ, हम कैसे उसे भूल जाएं? आप उसे भुला सकते हैं? बिल्कुल वैसा ही हादसा हमारे यहाँ हुआ, हम कैसे उसे भूल जाएं? We are moving beyond that. We have learned from that. और today आज हमारी तमाम सियासी पार्टियों ने इकट्ठे होके, हमारी तमाम की तमाम फौज ने इकट्ठे होके एक कौमी पॉलिसी का ऐलान किया है। थोड़ी देर पहले अगर आपने टेलीविजन पे सुनी हो तो हम वहीं पे मातम में नहीं खड़े, हमें मातम है, हमें दुख है, हमें सदमा है। आपने तालिबान पर एक्शन लिया कि नहीं लिया? करवाई गई है। आपने तालिबान, तहरीके तालिबान के खिलाफ एक्शन लिया ना? आपने तहरीके तालिबान के खिलाफ एक्शन लिया ना? मैंने किसी का, आपकी फौज ने तहरीके तालिबान के खिलाफ एक्शन लिया। हम भी तो यही चाहते हैं कि 26/11 के परपेट्रेटर्स के खिलाफ एक्शन लेने में मदद कीजिए हमारी। सुने आप, एक मिनट शीतल, एक तो कोशिश ये करा करो शीतल, ख्याल रखा करो कि आप हमें डिक्टेट ना कराया करो टेलीविजन के मुज़ाकरों में। ये डिक्टेशन नहीं है। मैंने 20 मरतबा डिक्टेशन नहीं है। आई रिस्पेक्ट योर सॉवरेनिटी, यू रिस्पेक्ट माइन। इंटरजेक्शन को आप डिक्टेशन कह रहे हैं। आपने पेशावर की बात की ना, मैंने आपको जवाब दिया। तमाम दुख और गम के बावजूद हम आगे गए हैं। आप शिमला मुआहदे के बाद मुझे बताएं, शिमला मुआहदा जब हुआ उसके बाद कौन सी ऐसा वाकया हो गया कि आपने शिमला मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया? व्हाट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट व्हिच स्टॉप्स यू? चलिए एम्बेसडर साहब, शिमला मुआहदा के बाद हम लोग बाकायदा बात करते रहे हैं, बायलैटरल टॉक्स हुई है। पुराने प्रधानमंत्री के साथ आपके पुराने प्रधानमंत्री की बातचीत होती रही है, और ये बातें जब टूटी हैं, ये बातचीतें जब टूटी हैं, उसके पीछे आप खुद देखिए कि आपके यहाँ क्या कारण थे। ये तो उसके बाद तो 25 साल 30 साल हो गए हैं, उसमें कितने बार आप लोग मिले हैं? राजीव गांधी मिले हैं बेनजीर भुट्टो के साथ, नरसिम्हा राव मिले हैं नवाज शरीफ के साथ, उसके बाद वाजपेयी जी मिले हैं नवाज शरीफ के साथ, फिर कारगिल हुआ और उसके बाद वाजपेयी जी फिर से मिले। तो ये तो मिलते तो रहे हैं और बातचीत भी हुई है। अब आप उस बातचीत के सिलसिले को बढ़ाएं, इसमें अगर बीच में ब्रेक आ जाएगा
तो गलत बात है ना। और उस ब्रेक का हर बार कारण यही होता है कि वो ब्रेक इसलिए आता है कि कुछ ऐसी घटना हो जाती है, ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें सारा आपस का जो भरोसा है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाता है, टूट जाता है वो। और उस भरोसे को दूर करने के लिए क्या किया जाए, ये बात है, आपको समझनी चाहिए इस बात को। और इसमें कोई डिक्टेशन नहीं है। वाजपेयी जी खुद लाहौर में गए थे, निशाने जो पाकिस्तान की वो है मीनारे पाकिस्तान, वहां पे गए थे उन्होंने। उसका मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान की बाकायदा इज्जत करता है और पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान का कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत चाहता है, बार बार कहा गया है, भारत चाहता है कि स्टेबल स्ट्रांग रोबस्ट पाकिस्तान पूरे रीजन के हित में है और इसको तोड़ने के लिए भारत ने कुछ नहीं किया। तो ये तो समझने की बात है। इससे आगे जाएं बेगम साहब। तो ये तो समझने की बात है जी। वजीर आजम वाजपेयी जब गए थे मीनारे पाकिस्तान तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को हमारी सनद की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान है। तो हमने उस बात को बड़ा सहराया था। अब अगर बात टूटेगी, तान टूटेगी, तो जाहिर है कि उसमें दोनों का नुकसान है। आप चाहते हैं कि एक पुरअमन हमसाया हो पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि आपके यहाँ भी अमन ही रहे। हम चाहते हैं कि आपके यहाँ जो तहरीकें हैं आपके दामन में, उनको आप ख़त्म कर सकें, उसमें कामयाब हों और आपके यहाँ भी अमन कायम रहे। हमारी भी यही ख्वाहिश है। अब इन नेक ख्वाहिशात जो हैं, इनको अमली जामा पहनाने के लिए हमें मेज़ पे आना है। इट टेक्स टू टू टैंगो। आप हमारी जानिब कदम बढ़ाएंगे, हम यकीनन आपकी जानिब कदम बढ़ाएंगे और गुफ्तो शुनीद के साथ ये मसले हल करेंगे। लेकिन अगर हम एक ही बात का बार बार जिक्र करें, एक ही बात का बार बार जिक्र करें, आपकी जानिब से वो मुंबई का वक़ुआ जो है वो किसी ना किसी हवाले से, किसी ना किसी हुलिये से आप उसका जिक्र करते रहें, तो फिर हम मेज पे आके और बात नहीं कर पाएंगे। जी शीतल। बिल्कुल। मैं ये बताना चाहता हूं बेगम साहिबा को कि इनिशिएटिव बात करने की खुले दिल से सब विषयों पे भारत तैयार रहा है। आपको याद होगा वाजपेयी साहब गए, इतनी गर्मजोशी से स्वागत हुआ, हम लोग सोचे कि आगे बढ़ेंगे। उसके तुरंत बाद कारगिल का वाकया हुआ, उसमें भारत का तो कोई रोल नहीं था, शायद आपके पॉलिटिकल लीडरशिप का भी रोल नहीं था। तो हम दोनों के बीच में, अवाम के बीच में, सरकार के बीच में कोई तो ऐसा तत्व है जिसको बहुत नापसंद है अगर मित्रता हो जाती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वो इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाइड है, क्योंकि जब तक हम लोगों के अंदर दुश्मनी होगी, आपकी फौज की इंस्टीट्यूशनल पकड़ देश के गवर्नेंस में बहुत ज्यादा रही। तो दुख किसको होता है अगर लोग पीस प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं? तो वो है जो तक पूरी दुनिया समझती है, मैं ही नहीं, वो पाकिस्तान आर्मी है। ठीक है, बिल्कुल। इस पर मुझे रिएक्शन चाहिए आपकी तरफ से, पीजे मीर साहब। जी, मैं इसका जवाब देता हूं कि जिस फौज के हवाले से इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू पाकिस्तान के बारे में की जाती है, उस फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कश्मीर के मसले के लिए 4 काबिल अमल तजावीज दी, वो भी आपके सामने है। और ये कहना बहुत गैर मुनासिब है जो कुछ कहा गया। ये बिल्कुल मेरे इंटरनल अफेयर्स के अंदर मुदाखलत है। जैसे मैं कहूं कि आप लोगों का वजीर दफा क्या कर रहा है, या आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, या उसका रवैया जाती तौर पर पाकिस्तान के बारे में क्या है। बिल्कुल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान ने परवेज मुशर्रफ ने जो 4 तजावीज दी, वो बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान दे रहा था।
पाकिस्तान की तमाम आर्मी की सपोर्ट से दे रहा था। इसका मकसद ये है, हम चाहते थे और हमारा वो जो हिस्सा है आईनी तौर पे वो भी चाहता था टू रिजॉल्व द इशू। अच्छा, मैं ठीक है, मैं इस पर आप कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं, हम ये सब बातें नहीं कह रहे। ये एडिटोरियल पीस है मेरे पास आपके एक बेहद फेमस न्यूज़पेपर डॉन से, आज ही का है ये, और इस पे लिखा है अ सैड डे। इस पे लिखा है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अब देश की कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक रूट्स को डिफेंड नहीं कर सकती है, और इसीलिए अब पाकिस्तान जो है वो फिर से मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। मिलिट्री की जो दखल अंदाजी है वो हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में बढ़ने जा रही है। अ सैड डे करके ये आपका अखबार डॉन लिखता है, तो ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं उस एलिमेंट के बारे में जिसका जिक्र अभी जनरल ने किया, ये तो आप ही के अखबार कह रहे हैं। तो क्या इस अखबार, शीतल सुने, क्या मैं एक अखबार के लिखे हुए को, अब मेरी बात सुनिएगा, आप एक अखबार में लिखी हुई चीज को इस टेलीविजन पे पेश कर रहे हो मेरे खिलाफ? मैं आपके आज के अखबारात में से 87 ऐसी चीजें पेश कर सकता था जो हिंदुस्तान की फेडरेशन के खिलाफ है, हिंदुस्तान की वफाकी हुकूमत के खिलाफ है, उसके निजाम के खिलाफ है। तो क्या मैं हिंदुस्तान को मानना छोड़ दूं? क्या उसकी हकीकत को तस्लीम करना छोड़ दूं, या वहां के गवर्नेंस को मानना छोड़ दूं? ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू ना करें प्लीज। नहीं, ये मैं हमारा, क्योंकि आपने कहा कि ये आप कैसे कह सकते हैं, तो मैंने बताया कि आप ही की आवाम कह रही है, क्योंकि अखबार और टीवी तो आवाम की आवाज ही होते हैं ना। मीर साहब एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पे रुकना होगा। हमारा पैनल, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, पाकिस्तान की जनता के साथ जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद सरहद आर पार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। सह प्रायोजक जेके सुपर सीमेंट, एमडीएच चंकी चाट मसाला, जेके वॉल पुट्टी, दीवारें बोल उठेंगी, विमल दाने दाने में केसर का दम, और राजन्स हॉप्टिस। कुछ नई हैरानियां, कुछ नई कहानियां, जिंदगी को चमकने दो, ताकती है झांकती है थोड़ी बदन। सोमानी टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, जिंदगी को चमकने दो। Let's celebrate the joy of New Year with Shuddh Plus Ultra Fun Masala. Shuddh Plus Ultra Fun Masala, the ultimate choice. फेना से चकाचौंध सफेदी हुई आसान, अब चमकेगा हिंदुस्तान। फेना ही लेना। अब 1 किलो फेना पाउडर पर 5 रुपए की निब बर्तन बार मुफ्त। India. Color Mate, hair color. Oh baby, you got color. Color Mate, the true mate for your hair. सूर्य एलईडी 85% बिजली बचाए, चले 15 साल। बार बार बल्ब बदलने का लफड़ा ही खत्म। सूर्य एलईडी, सोच नहीं भरोसा वही। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो हानिकारक हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट। इन्हें कौन नहीं जानता, एक तांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। किताब वीपीपी द्वारा मंगवाएं सिर्फ 150 रुपए में, सभी डाक खर्च सहित। 8 वोट का ओरेवा एलईडी लैंप सिर्फ 365 में, और वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। ओरेवा, पावर सेवर टू द नेशन।
like you need a wash too. The new generation Scorpio. बेगम क्या हुआ? गले में दर्द हो रहा है? गले के लिए कुछ लाऊं क्या? एक नेकलेस लेते आए हैं। एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज लेकर आए हैं द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा। आज से शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ सब पर। सवाल कई सवाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि धर्म क्या, देवता क्या और धार्मिक आस्था क्या? अर्ध सत्य। तो सरहद आर पार में ये बहस का मुद्दा आज लगातार बना हुआ है कि आखिर क्या चाहता है पाकिस्तान। इस तरह से खुली जंग पर क्यों उतर आया पाकिस्तान। हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार पीजे मीर दिन न्यूज के जुड़े हुए हैं। उनके साथ उनका पैनल है जिसमें एम्बेसडर्स हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम तरह के लोग हैं। और हमारे साथ हमारा यहाँ पर एक पैनल है जो इस विषय पर चर्चा कर रहा है। पीजे मीर साहब, ये जो मैंने अभी एक पीस दिखाया सैट डे जिसका टाइटल था डॉन न्यूज से, इस पर हम रिएक्शन चाहते हैं आपके पैनल की कि आखिर आपके अखबारात ही ये लिखने पर क्यों मजबूर हो गए हैं कि अब वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज की राजनीतिक कुछ चलता नहीं है, पॉलिटिकल जो हेड्स हैं वो उनकी चलती नहीं है, फौजी इंटरफेयर करती है और भारत के साथ टर्म्स को बनाना है या बिगाड़ना है ये भी फौजी डिक्टेट करती है। भारत के साथ टर्म्स को बनाना है या बिगाड़ना है ये भी फौजी डिक्टेट करती है। शीतल, ये मैंने आपसे पहले कहा एक अखबार की खबर के ऊपर अगर आप चर्चा करना चाहती हो तो मुझे इजाजत दो। अगले सैटरडे को मैं आपके मुल्क ये खबर नहीं है, 32 ये एडिटोरियल है, जो एडिटोरियल है, इंटरनल मामलात पे जो कहते हैं वो भी आपको समझ। ये एडिटोरियल है और एडिटोरियल एक सोच को दर्शाता है, एक सोच को दर्शाता है, न्यूज आइटम नहीं है। सुनो, अभी जो एडिटोरियल छपा है, सुन ले मेरी बात शीतल, जो एडिटोरियल ब्रुटैलिटी ऑफ आर्मी एंड पुलिस के कश्मीर के बारे में छपे, जिन 4 लड़कों को रास्ते में रोक के मारा गया, वो भी एडिटोरियल लिखे गए, वो भी एडिटोरियल छपे हुए हैं, वो भी अखबारात ही हैं और आप ही के मुल्क के अखबारात हैं। बराए मेहरबानी इस किस्म की गुफ्तगू हम न करें। ये मेरे मुल्क का अंदरूनी मसला है कि मैंने अपने मुल्क को कैसे चलाना है। वी आर ए डेमोक्रेट, वी हैव ए पार्लियामेंट, वी हैव ए सेनेट, वी हैव असेंबलीज, थिंग्स आर गोइंग प्रॉपरली, वी आर फाइटिंग द वर्स्ट टेररिज्म in this part of the world. Okay, ये 40,000 लोग हमारे मर चुके हैं। let's move on. आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर के मामला एक अखबार के एडिटोरियल के ऊपर तय होंगे। I'm sorry. शीतल, let's move forward. इस वक्त मेरे साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Let's move on. देखिए, we are digging too many graves. बताएं जी, what do we need from India? आप बताएं मुझे। देखिए, पिछले कई सालों से इंडिया को ये फोकस कर रहे हैं और इंडिया से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि WTO के एग्रीमेंट के बाद आप ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो हटाएं। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ से मेन जो हमारी एक्सपोर्ट है, सीमेंट है या टेक्सटाइल्स है, उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्रीज आप लोगों ने फिक्स की हुई हैं कि भाई अब ये जो है लेबॉर्ट्री जब तक सर्टिफाई नहीं करेगी प्रोडक्ट का, हम वो क्लियर नहीं करेंगे। ये पूरी दुनिया में सिस्टम खत्म हो गया। एज पर WTO आप लोग क्यों नहीं हटाते नॉन टैरिफ बैरियर? और मैं समझता हूं कि हम लोग बहुत ज्यादा कोशिशें की पाकिस्तान की तरफ से। मैं सबसे बड़ा डेलीगेशन लेके गया से 4 साल पहले लीडिंग बिजनेसमैनों का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, और हमने उनको जाके सिर्फ ये कहा कि आज आप सिर्फ एक ऐलान कर दें कि कम से कम मोबाइल सिम्स हमारी आप जो है बहाल कर दें बिटवीन बोथ द कंट्रीज, और आप अपने प्लेटफॉर्म से ये कम से कम अनाउंस करें, हम तैयार हैं। आज तक मोबाइल सिम्स का भी आपने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, ना नॉन टैरिफ बैरियर्स का। हम ये समझते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडियन बिजनेसमैन वो दे आर अफ्रेड टू डू बिजनेस विद पाकिस्तान। हालांकि इसमें बेहतरी इंडिया की है। 70% जो फायदा होना था सरमायाकारी का या ट्रेड का जो बेनिफिट होना था वो इंडिया का होना था, क्योंकि आपके पास 120 करोड़ की आबादी है, आपके पास बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, इसका जवाब फटाफट शीलकांत जी से ले लेते हैं क्योंकि आप शो का वक्त खत्म हो रहा है। ये बात कतई गलत है कि भारत के जो बिजनेसमैन हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है। मैं पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूं जो बिजनेस डेलीगेशन पाकिस्तान से आता है और भारत से जो बिजनेस डेलीगेशन पाकिस्तान जाता है, उनमें बाकायदा इस बात पर सहमति है, वो चाहते हैं कि बढ़े, लेकिन जो रास्ते में आ रहे हैं वो कोई और लोग आ रहे हैं, वो बिजनेस डेलीगेशन नहीं आ रहे हैं। फिर आपने जो NTB की बात की, नॉन टैरिफ बैरियर्स की, तो साफ्टा एग्रीमेंट सार्क के अंतर्गत है
उस एग्रीमेंट में एनटीपी का वर्किंग ग्रुप है जिसमें कि एनटीपी को दूर करने के लिए सबको मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का सारा एटीट्यूड साफ्टा के सिलसिले में बिल्कुल रुका हुआ है, किसी बात पे बात नहीं हो रही है। जो सार्क के तहत जितने वर्किंग ग्रुप्स हैं उनमें तो बाकायदा मूवमेंट हो सकता है। एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन ही बन गई है जिसमें कि नॉन टैरिफ जो हार्मोनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स है उस पर बातचीत हो सकती है। एक सेंटर बन गया सार्क का, तो सार्क में प्रोग्रेस हुई है इन सब मुद्दों पे, पर आप लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, हर बार बात रुक जाती है। उसके अलावा मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटी का दर्जा जो हिंदुस्तान को मिलना चाहिए पाकिस्तान से नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान हिंदुस्तान को क्यों नहीं दे रहा है, जब फ्री ट्रेड के इतने हिमायती आपके यहाँ हैं, हमारे यहाँ हैं, हम सब चाहते हैं कि तिजारत हो, बिजनेस हो। कि वो जो नॉन टैरिफ बैरियर्स पे बात होनी चाहिए, बात हुई, लेकिन इसको बात शुरू होते हुए 6 साल हो गए। अब जब नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात आती है तो इंडिया कहता है इस पर बात होनी चाहिए, इस पर वर्किंग ग्रुप बन गया, इस पर कमेटी बन गई। अरे कमेटी से आगे भी बढ़े, 6 साल से हम सुन रहे हैं 2008 और 9 से कि इसमें कमेटियां बन गई, सार्क का ग्रुप में जो हम इस पे डिस्कस करेंगे। आप क्यों नहीं हटाते? पूरी दुनिया ने तो हटा दिए, आप अब क्यों ऐसे आपने बैरियर्स लगाए हुए हैं? ठीक है मीर साहब, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। अगले हफ्ते हम इस बहस को इसी मसले से आगे बढ़ाएंगे और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान क्यों भारत को देने से हिचकता है, इस सवाल पर फिर से जवाब लेने की कोशिश करेंगे पीजे मीर साहब से और उनके पैनल से। आज इस बहस में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।